बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान, आज हम लेकर आए हैं कुछ खास जानकारी। इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस के लिए पशुपालकों से खरीदा जाएगा गोबर। हजारीबाग में विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। बतख पालन से बेहतर लाभ लेने के लिए पालें खाकी, कैंपबेल और व्हाइट पेकिंग नस्ल के बतख। अब समाचार विस्तार से। पशुपालकों से गोबर खरीदकर बायोगैस बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 500 नए कचरा से संपदा निर्माण करने वाले संयंत्र लगाए जाएंगे। इसमें शहरी क्षेत्र में 75 संयंत्र और 200 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। इस पर कुल 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। जिला हजारीबाग के डाडी, बरही, कटकमदाग, चौपारण, कटकम सांडी, हजारीबाग सदर, दारू, विष्णुगढ़, टाटी झरिया और बरकट्टा प्रखंड में 2 बार 2 दिवसीय विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रखंडों के पशुपालन इस शिविर में भाग लेकर इसका लाभ लें। इस शिविर में विभिन्न योजनाएं और संक्रामक रोगों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण और बीमार पशुओं का इलाज भी किया जाएगा। किसान भाइयों, गेहूं फसल में हरदा रोग लगने का खतरा रहता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जी किसान भाइयों, अगर आप अंडे के लिए बतख का नस्ल का चुनाव करना चाहते हैं तो इसमें खाकी कैम्बल, इंडियन रनर और नागेश्वरी, इन सब नस्लों का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप बतख पालन मांस के लिए करना चाहते हैं तो इसमें आप भिगोबा सुपर, जैसे वाइट पैकिंग की एक वैरायटी है, वाइट पैकिंग भी इसमें कर सकते हैं, चाइना डक कर सकते हैं। इसके अलावा मस्कोवी का चुनाव कर सकते हैं। बतख पालक भाइयों, आप बतख पालन करते हैं तो अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन, इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बतख पालन करें। इन दोनों कामों के लिए अलग अलग उन्नत नस्ल वाले बतख पालें। आइए इन नस्लों के बारे में जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। गेहूं में काला कीट यानी हरदा रोग लग जाए तो पौधों की पत्तियां और तना पर लंबे आकार के लाल, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो जल्द फट जाते हैं और इनसे भूरा रंग का चूर्ण निकलने लगता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 या प्रोपिकोनोजोल दवा का 0.2% घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फूड स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिसे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फुलवारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधों पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकास नली लगाई जा सकती है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे उकठा रोग से बचाएं। टमाटर फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाएं। साथ ही बुआई से पहले 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम हल्दी मिलाकर घोल बनाएं। इस घोल से टमाटर का बीजोपचार करें। इसके अलावे यदि खड़ी फसल में उकठा रोग का लक्षण दिखे तो रोगग्रस्त पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं तकनीकी से बदलाव के बारे में। एक फीचर के माध्यम से लेते हैं ये जानकारी और उठाते हैं लाभ। अपने प्रदेश झारखंड में ज्यादातर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां की कृषि आज भी कई समस्याओं से जूझ रही है। कहीं पानी की समस्या है तो कहीं आज भी पुरानी पद्धति से की जाने वाली खेती एक समस्या है। इन सब के अलावा कृषि में प्रयोग होने वाली महंगी खाद और उर्वरकों ने भी किसानों की कमर तोड़ दी है। इन सब कारणों से ही कृषि आज एक लाभकारी व्यवसाय नहीं बन पा रही है। ऐसा नहीं है कि इसे लाभकारी नहीं बनाया जा सकता है। यदि किसान भाई कृषि में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना लें तो इससे मुनाफा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कृषकों को परंपरागत खेती के तरीकों का त्याग करना होगा। उन्हें आज के जमाने की खेती में प्रवेश करना होगा, जिसमें तकनीकों का इस्तेमाल है, जिसमें यंत्रों का उपयोग है। अपने प्रदेश में आज ऐसे कई इलाके हैं जहां तकनीकों से कृषि में बदलाव के उदाहरण देखे जा सकते हैं।
यदि हम पश्चिम सिंहभूम जिले की बात करें तो वहां के चक्रधरपुर प्रखंड का चेला बेड़ा ग्राम इन दिनों खेती में तकनीकों से बदलाव का एक सफल उदाहरण बनता जा रहा है। यहाँ के किसान आज शिक्षित बन चुके हैं, वे जागरूक हो गए हैं। यही वजह है कि वे लोग अब खेती की पारंपरिक विधि को छोड़कर तकनीक आधारित खेती को अपना रहे हैं। इससे इनकी खेती में बर्बाद होने वाले संसाधनों पर अंकुश लग रहा है, जिसके फलस्वरूप इनके लाभ का प्रतिशत बढ़ रहा है। यहाँ के किसान नागा बांडरा बताते हैं कि किस तरह तकनीकों और यंत्रों का प्रयोग कर वो सालों भर खेती कर पा रहे हैं और अपनी खेती को उन्नत बना पा रहे हैं। खेती हम लोग का परंपरा विधि से ही किया जा रहा है और जैविक खाद ही इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ा बहुत रासायनिक भी बीच में दिया जा रहा है। दिक्कत ये है कि पानी तो हम लोग का है, पंप सेट वगैरह नहीं है प्रत्येक किसान के पास। कुछ किसानों के ही पास पंप सेट है। नदी का तो यही पंप सेट से ही लिया जा रहा है। किसी का पास है तो भाड़े के तौर से लिया जा रहा है। खेती अभी रबी के सीज़न में गोभी, फूल गोभी, बंदा गोभी और टमाटर, मूली ये सब खेती किया गया था। अभी नेक्स्ट अभी गर्मी का सीज़न पहुंच रही है तो लत्तर चीज़ का खेती का शुरुआत किया जा रहा है। नागा बांडरा आज अपनी भूमि से सालों भर विभिन्न तरह की सब्जियां तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अभी अपनी भूमि पर वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर उगाए जाने वाले फलों के पेड़ भी लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी भूमि पर कलमी आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधे लगाए हैं जो अब पेड़ बनकर फल भी दे रहे हैं। कलमी पौधे लगाने का फायदा ये है कि ये सामान्य तरीके से उगाए जाने वाले पौधों से ज्यादा फल देते हैं। फल उल का खेती जो पहले तो जानकारी नहीं थी, ये जो कलमी आम हो या अमरूद हो, कलमी का सिस्टम का जानकारी अभाव थी गांव में। इसलिए जंगली जैसे वाला पेड़, बड़े बड़े वाला पेड़ का ही है। अभी वर्तमान अभी हमारे करांजों से लाया गया है कलमी आम, कलमी अमरूद, कलमी नींबू ये सब लाया गया है और लगाना भी चालू हो गया, फलना भी चालू हो गया। अंतर ये है कि हमारे तो ऐसे एक साल में लगाए फल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस फल को हम लोग रखते नहीं हैं। 3 साल के बाद हम लोग उस फल को रखते हैं। ये अंतर दिखने को मिलती है कि पहले वाला आम या अमरूद का बहुत बड़े होने के बाद ही फल फूल देती है। अभी जो कलमी का द्वारा कलमी सिस्टम को लगाते हैं तो जल्द ही हम लोग को फल देने लगती है। नागा बांडरा ने परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती का सहारा ले लिया है। इससे इनकी फसलों की बढ़वार परंपरागत खेती की तुलना में ज्यादा होती है। इसके अलावा इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसमें इन्हें खाद और उर्वरकों के पैसों की भी बचत होती है। जैविक की ओर यह की है तो देखे 50% बदलाव आई है। जैसे कि पहले पौधे में कम यह दिखती है तो जैविक खाद के द्वारा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है, ग्रोथ भी ज़्यादा होता है और फल फूल भी ज़्यादा होती है। खेती से अगर लाभ कमाना है तो उसमें होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचना बहुत जरूरी है। टपक सिंचाई और मल्चिंग ऐसी तकनीकें हैं जो किसानों को खरपतवार की निगरानी पर होने वाले खर्च से मुक्ति दिलाती है, उनके पानी तथा खाद और उर्वरकों के खर्च को भी घटाती है। इसी वजह से नागा बांडरा ने अपने खेतों में इनका इस्तेमाल किया है और ऐसा कर उन्होंने अपने लाभ के अंश को बढ़ाया है। अभी नया शुरू किए हैं JSLPS के माध्यम से या ये ड्रिप सिंचाई वाला, सूक्ष्म टपक सिंचाई वाला अभी फ़िलहाल चालू किए हैं। हम ये देखे, पहला तो हम ही स्टार्ट किए थे, उसमें देखे जैसे कि परंपरा विधि में हम लोग खेती करते हैं, उसमें बहुत सारा खरपतवार करना पड़ता है, बहुत सारा पानी नुकसान होती है, बहुत सारी खाद की नुकसान होती है। ये इस ड्रिप सिंचाई में अगर हम लोग खेती करते हैं तो उसमें हमारा खरपतवार से भी बचाव होती है और पानी से भी बचाव होती है और खाद से भी बचाव होती है। गांव वाले तो पहले तो बोल रहे थे मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो बेड बनाने में लगता है, उनको मालूम नहीं था कि हर समय बेड बनाना पड़ेगा। जैसे कि
ड्रिप प्लॉट में पहला तो बेड बनाना पड़ता है और साथ में मल्चिंग लगाने से हमारा 3 फसल तक एक ही हल जोताई में ही हो जाता है। आमदनी में बढ़ोतरी है। तो इन साल हम ड्रिप नहीं लगाए, ड्रिप में मटर नहीं लगाए, बीते साल ड्रिप में मटर लगाए थे। उसमें बहुत से अंतर हुआ, पौधे से भी अंतर हुआ, फल से भी अंतर हुआ और साइज में भी अंतर हुआ। नागा बांड्रा ने जब से अपनी खेती में तकनीकों का समावेश किया है तब से उन्हें इसमें अपना उज्जवल भविष्य नजर आने लगा है। वो अपनी खेती से हर खर्च काटने के बाद साल में 30 से 40 हजार रुपए की बचत भी कर लेते हैं। उनका मानना है ये सब कुछ इनके लिए इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि इन्होंने कृषि के बहुआयामी पक्ष को अपनाया है। सालाना वैसे अभी तो शुरुआत किए हुए हैं, 30-40 हज़ार हो जाती है। आने वाला समय में मेरे हिसाब से बहुत ही भविष्य अच्छी नज़र आ रही है। जिस प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं, पहले तो नहीं लग रहा था कि खेती से अच्छा आमदनी आएगी, लेकिन अभी खेती से अच्छी आमदनी भी आएगी। जैसे कि सिर्फ बागवानी या खेती करने से ही नहीं, वहाँ पर हम लोग को साथ में बागवानी भी करना है, साथ में मछली पालन भी करना है, साथ में कुक्कड़ या बत्तख पालन भी करना है, तभी जाके हम लोग को अच्छे आमदनी की ओर जाएगी। इसी तरह से चेला बेड़ा ग्राम के अशोक नायक ने भी अपनी खेती में तकनीकों का इस्तेमाल कर उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है। अशोक नायक एक शिक्षित व्यक्ति हैं और विगत 7 सालों से खेती से जुड़े हुए हैं। ये अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए टीवी तथा इंटरनेट की भी सहायता लेते हैं। इससे प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल वो अपनी खेती में करते हैं। पुराने समय में ऐसे हो रहा था तो थोड़ा बहुत हम बदलाव किए हैं कि मूली को किस जगह में लगाना चाहिए, गोभी को कैसे सजा के लगाना चाहिए, पानी पटाने में क्या सुविधा होना चाहिए, कैसे पानी पटेगा। पहले तो हम लोग ऐसे ही लगा दे रहे थे, पानी इधर उधर जा रहा था, पानी का हार्वेस्ट भी ज़्यादा हो रहा था। अभी थोड़ा सिस्टम से लगा रहे हैं, थोड़ा खुदाई भी करवा रहे हैं और उपज भी थोड़ा अच्छा हो रहा है। पहले पूरा फ्लड में पानी छोड़ देता था और टमाटर लगा देता था और उसमें कोड़ाई वड़ाई करते थे, वो बिना आड़ी का ऐसे ही होता था। इसमें आड़ी नहीं आता है, इधर उधर पानी जाता है, पूरा पानी हो जाता है और गांच मारने भी लगता है। नौकरी तो कोशिश किए थे तो नौकरी नहीं हो पाया, तो अभी खेतीबाड़ी में लग गए हैं। अच्छा बीजा देखते हैं, किसी यूट्यूब में देखते हैं या फिर टेलीविज़न में देखते हैं कि ये बीजा ऐसे होता है, ये मार्केट में चल रहा है, इसका हार्वेस्ट ज़्यादा है, तो उसको हम लोग मंगाते हैं और उसके माध्यम से करते हैं। ये बताते हैं कि जब इनके पिताजी खेती किया करते थे तब हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल नहीं होता था। इसी वजह से इनकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं और फलों की पैदावार भी कम होती थी। आज वो अपनी खेती में जैविक पद्धति का भी समावेश कर चुके हैं। इससे इनकी मिट्टी की उपज क्षमता बढ़ रही है। इसकी वजह से ये अपने खेतों से विभिन्न तरह की फसलें भी ले पा रहे हैं। पहले पिताजी के समय में खेती करते थे, जो खेती में करते थे, जैसे टमाटर लगाते थे, वही टमाटर को ही सुखा के हम लोग वही बीजा को ही लगा देते थे, वही कद्दू को लगा देते थे। जितना जो सब लगाते हैं वो सब कुछ उगता है और कुछ नहीं भी उगता है, और जो उगता भी है तो उतना वो पैदावार नहीं होता है फल का। तो अभी इस हम लोग के सीजन में तो अभी हम लोग हाइब्रिड का खेती करवा रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं, अच्छा बीजा ला रहे हैं। जैविक खेती तो हम लोग किए थे कि जैविक खेती हम लोग बाज़ार से भी लाते थे, फिर जैविक खाद वो वगैरह भी देते हैं पौधा सब में, उस छोटे समय में देते हैं, जब नहीं निकलता, जब पौधा हम लोग गाड़ते हैं ना उस समय देते थे। हाँ, अंतर तो समझ में आया। हम लोग अगर मार्केट का रासायनिक खाद देते हैं तो उस मिट्टी को हम लोग फिर कोड़ाई करते हैं तो टाइट लगता है, पूरा टाइट हो जाता है। और हम लोग जैविक खाद देते हैं, केंचुआ वाला खाद, तो उसमें थोड़ा बुरबुरिया लगता है, और ताकि वो सब पानी हम लोग देते हैं तो वो सूख जाता है तो पूरा सफ़ेद हो जाता है। आज अशोक नायक अपनी खेती से साल में धान से लगभग 60,000 रुपए तो सब्जियों की खेती से लगभग 85,000 रुपए तक की बचत कर लेते हैं। इन्होंने आज अपने खेतों में लोगों को रोजगार भी दे रखा है। सालाना हम लोग का हो जाता है, धान का खेती में कम से कम 50-60 हज़ार हो जाता है और सब्जी का तो 80-85 हज़ार। अशोक नायक के लिए अपनी खेती में परिवर्तन लाना संभव हो पाया है तो उसकी मुख्य वजह खेती का तकनीकी ज्ञान है। यह ज्ञान इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण हासिल करने की वजह से प्राप्त हुआ है। हम लोग अगर बड़े व्यवसाय करेंगे, खेती को व्यवसाय बनाएंगे, तो हम लोग को ट्रेनिंग वो ज़रूरी है। अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत करेंगे
उसमें ही हो जा रहा तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और हम कृषि का ये क्या बोलते हैं ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, कोरंजो में भी ले चुके हैं और रांची में मोराबादी रामकृष्ण फॉर्जन में भी ले चुके हैं। इस गांव के पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी समूह में जुड़कर अपनी खेती को नया आयाम दिया है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले यहाँ की खेती तकनीकों से कोसों दूर थी। जब से इन लोगों ने यहाँ तकनीक आधारित खेती शुरू की है, तब से यहाँ की खेती की तस्वीर ही बदल गई है। पहले जैसे हम लोग जैसे इतना गरीब थे कि हम लोग एक दूसरे से मदद भी नहीं ले पाते हैं। एक दूसरे के पास पैसा रहेगा तब ना हम लोग को मदद करेगा। अभी हम लोग एसएजी से जुड़ के एसएजी से जुड़ के हम लोग जैसे मदद ले पा रहे हैं तो अच्छी तरीके से हम लोग को धान भी होता है और खेती बाड़ी भी होता है। पहले उतना खास उतना अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर। उस टाइम ऐसे ही दीदी लोग लगा रहे थे और श्रीविधि हिसाब से नहीं लगा रहे थे, और जैसे कि लाइन बाय लाइन नहीं लगा रहे थे और इंची बाय इंची 1-2 इंची ऐसे हिसाब से नहीं लगा रहे थे। और अभी इतना अच्छा से कर रहे हैं कि देखने में भी अच्छा लगता है और कोई भी बाहर से आते हैं तो देखते हैं, वो लोग को भी अच्छा लगता है। ये महिलाएं बताती हैं कि समूह में जुड़ने की वजह से इनकी खेती का ज्ञान भी बढ़ रहा है तथा समूह से ऋण मिल जाने की वजह से इन्हें खेती करने के लिए पूंजी की समस्या भी अब नहीं आती। अब इनके खेतों में सालों भर फसलें लहलहाती हैं और इनके खेत कभी खाली नहीं रहते। पहले तो हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं था और उतना हम लोग का हाथ में पैसा भी नहीं रहता है। अगर हम लोग एसएजी से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग को अभी पूरा मदद भी मिल रहा है और हम लोग माने अच्छे तरीके से खेती भी कर रहे हैं। चेला बेड़ा गाँव के किसान आज जागरूक होते जा रहे हैं। वे अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए जानकारी और प्रशिक्षण के हर स्रोत का इस्तेमाल करना जान गए हैं। यहाँ के किसानों ने खुद को जीआरसी से जोड़कर न सिर्फ खेती की जानकारी हासिल की है, बल्कि उनकी नवीनतम तकनीकों को सीखकर अपनी खेती को भी उन्नत बनाया है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की उनको जानकारी लेना पड़ता है। भाई मान लीजिए हमने पौधा भी लगाया है तो पौधे में फूल ठीक नहीं आया, फूल भी आया तो झड़ गया है, तो उससे हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में काफ़ी उनको जागरूक करते हैं। भाई मान लीजिए पौधा गिर गया है, पौधे को विटामिन चाहिए तो जीवामृत का यूज करवाने के लिए कहते हैं, जैविक खाद का यूज करवाते हैं उनसे। फिर मान लीजिए पौधों में किसी प्रकार का कीड़े मकोड़े आ गए तो कीट नियंत्रण का उपयोग करवाते हैं, जिससे रासायनिक खाद से वो दूर रहे और ऑर्गेनिक खेती पे काफ़ी उनका झुकाव हो और ऑर्गेनिक खेती पूर्ण रूप से वो खेतों में डाले, साग सब्जियों डाले, जिससे कि उनके परिवार को भी इससे लाभ मिले और किसी प्रकार की उनकी बीमारी नहीं हो अगर ऑर्गेनिक खेती करके साग सब्जी अनाज को खाता हो तो। आज की तारीख में मोबाइल और इंटरनेट लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने खेती किसानी की दुनिया में भी उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है। आज सभी के हाथ में मोबाइल आ गया है, चाहे गाय चराने वाला हो, चाहे कूली मजदूरी करने वाला हो या थोपीसर जाने वाला। अक्सर हम सब देखते हैं कि मोबाइल का भी जो उपयोग कर रहा है उसमें यूट्यूब का जो ये कमाल है। किसी भी प्रकार के अगर मान लीजिए हम खेती करते हैं तो उसका उन्नत बीज कहाँ मिलेगा, किस ढंग से करना है, किस प्रकार का खेती करना है, वो सारे यूट्यूब में उनको मिल जाता है। बहुत सारे किसान को हमने देखा गांव में घूम घूम करके कि हम पूछते हैं कि आखिर आपको ये टेक्निक कौन सिखाया। आज हर क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जैसे शिक्षा गांवों तक पहुंच रही है, वैसे वैसे खेती के तरीकों में भी अब काफी बदलाव आ रहा है। शिक्षित किसान अब खेती में तकनीकों के इस्तेमाल से नहीं झिझकते। वे अपनी फसलों की सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें सही बाजार तक पहुंचाकर इसे व्यावसायिक रूप तक देने से नहीं चूकते। निश्चित तौर पर ये इनकी आमदनी को बढ़ाता है और इन्हें समृद्धि की ओर ले जाता है। शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले शहर में था, थोड़ा सा बस्ती में आया है, बस्ती से गांव में आया है, गांव से में बिल्कुल जो देहात क्षेत्र है वहां तक शिक्षा पहुंचा है। शिक्षा पहुंचने के बाद जो हमारा ये खेती वाली बात जो होता है, खेती किसानी की जो बात होता है, थोड़ा शिक्षित हो जाने से किसानों का काफ़ी लाभ हो जाता है कि हमें किस ढंग से खेती करना चाहिए। जो खेती में फसल जो उग रहे हैं वो फसल काफ़ी दिन तक ठीक ठाक रहे, ख़राब नहीं हो, उसका कीमत ठीक ठाक मिले, मार्केट वैल्यू ठीक मिले। ये सारा विषय को देखते हुए आज के युग में पढ़ाई बहुत महत्व है। और आज के किसान को हम देख रहे हैं कि जब थोड़ी सी शिक्षित किसान हो जाता है तो उनका जो आमदनी होता है वो दोगुनी हो जाती है और बड़े प्रेम से उनका परिवार चलता है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तकनीकों ने हमेशा से समस्याओं का समाधान किया है।
इसने काम को सरल बनाकर हर क्षेत्र में कार्य क्षमता को बढ़ाया है। खेती किसानी भी इससे अछूती नहीं है। तकनीकों के इस्तेमाल ने आज दम तोड़ती कृषि में भी जान फूंक दी है। चक्रधरपुर का चेला बेड़ा ग्राम इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ के किसानों ने तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी खेती को एक नई दिशा दी है। यहाँ की कृषि इस वजह से आज पूरी तरह से बदल गई है, जो यहाँ के किसानों को समृद्धि की ओर ले जा रही है। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ हमारे पास और भी रहती हैं और समय दर समय हम आपको देते रहते हैं जानकारी। इससे आपको लाभ भी होता है, तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब बारी है आपके कागज़ और कलम उठाने की। फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।